Hello, welcome my friends, buddies and viewers to our Rewind version 2.0. So, आज केमिस्ट्री क्लास 12 के एपिसोड नंबर 7 ऑफ रिवाइंड वर्जन 2.0 में हम हैं एंड चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री को हम पिछले एपिसोड से कवर कर रहे हैं. सो आज एपिसोड नंबर 7 में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे. सो स्टार्टिंग विद द रिमेनिंग टर्म्स एंड डेफिनेशंस, दैट इज कैटालिसिस. कैटालिसिस, अब कैटालिसिस किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे. कैटालिसिस कैटालिस्ट की वजह से होता है और ये फिनोमिना है जब इंक्रीमेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटालिस्ट. कैटालिस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम रिएक्शन में डालते हैं तो रिएक्शन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. रिएक्शन की स्पीड, होने की स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. तो कैटालिस्ट ज्यादातर रेट रिएक्शन के इंक्रीज करने के लिए होते हैं. तो कैटालिस्ट ये होते हैं और इसी के प्रोसेस को हम कहेंगे कैटालिसिस. Catalyst is a substance will allow the increase or decrease in the rate of reaction without undergoing any change in the mass and chemical composition of the at the end of the reaction. एक कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अलाउ करता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन कितनी जल्दी या कितने धीरे हो पाएगा, बट वो कभी भी उस रिएक्शन में कुछ केमिकल चेंजेस नहीं करता, मास में या केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं करता. और एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें कैटालिसिस का पता कैटालिस्ट का पता नहीं लगता कि हमने कौन सा कैटालिस्ट डाला है, क्योंकि अपनी वो कोई इमेज या कोई अपना रिलेवेंस नहीं देता है. अब पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होती है? पॉजिटिव कैटालिस्ट वो होते हैं जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, एंड द फिनोमिना इज नोन एज पॉजिटिव कैटालिसिस. पॉजिटिव कैटालिस्ट से पॉजिटिव कैटालिसिस. नेगेटिव कैटालिसिस क्या होती है? जब कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट और फिनोमिना को हम कहेंगे नेगेटिव कैटालिसिस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कैटालिसिस की, तो उसको हम कवर कर लेते हैं. कैटालिस्ट जो हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, यानी कि जो कैटालिस्ट हैं वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, बिकॉज वो कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शिफ्ट नहीं करते हैं. इक्विलिब्रियम की पोजीशन मतलब दोनों जगह वेदर द प्रोडक्ट और वेदर द रिएक्शन, दोनों की जगह जब सेम हो जाए, जब रिएक्शन इसमें भी इतना हो, मतलब प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट बन रहा है तब, जब प्रोडक्ट बन रहा है तब की फेज और जो प्रोडक्ट बनने की फेज वो दोनों इक्वल अमाउंट में आ जाए, देन इट नॉट एज इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम को कभी ये चेंज नहीं करता है, तभी ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं. प्रमोटर इनको कहा जाता है बिकॉज ये एनहांस करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट की, विच एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट. ये प्रमोटर का काम करते हैं, यानी कि रिएक्शन को प्रमोट करते हैं कि वो अपने रेट को इंक्रीज करे, यानी कि जो रिएक्शन देर में होना है उसको जल्दी करने के लिए यूज कर जाता है. अब बात करें पॉइजन की. पॉइजन क्या होता है? जो सब्सटेंस है जो एक्टिविटी कैटालिस्ट एक्टिविटी कर रहा है उसको डिक्रीज करे, तो उसको हम कहेंगे पॉइजन. अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट. कैटालिस्ट दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज होमोजीनियस एंड दैट इज हेट्रोजीनियस. अब होमोजीनियस कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी फेज पर एज अ रिएक्टेंट काम करते हैं. व्हेन द कैटालिस्ट इन सेम फेज, जब कैटालिस्ट सेम फेज में रिएक्टेंट की तरह काम करता है, मतलब पूरे उसमें सॉल्यूशन में वो रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, दैट इज नोन एज होमोजेनियस कैटालिसिस. और इस फिनोमेना को हम कहेंगे होमोजेनियस कैटालिसिस. एग्जांपल है इसका 2SO2 प्लस O2, और यहाँ पर NO ऐड करेंगे हम. NO ऐड करेंगे तो NO ऐड करने के बाद 2SO3 यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और गैसियस फॉर्म में ये प्रोड्यूस होगा, बिकॉज NO हम गैस के फॉर्म में पास आउट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज गैस. आते हैं हेट्रोजीनियस पर. हेट्रोजीनियस में जो कैटालिस्ट है वो डिफरेंट फेजेस में होगा, रिएक्टेंट के फॉर्म में तो होगा लेकिन होगा डिफरेंट फेजेस में. वहां पर वो सेम फेज में था, यहाँ पर वो डिफरेंट फेज में रहने वाला है.
और डिफरेंट फेज में रहने के साथ साथ इसको हम कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस और फिनोमेना को कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। सो इसका एग्जांपल अगर देखें तो N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, H2 गैस है, N2 गैस है, 3 सिर्फ बैलेंसिंग के लिए लगाया गया है, गैस है। अगर इसमें फेरस सल्फेट, नॉट फेरस, आयरन डाल देते हैं, आयरन अगर इसमें हम डालते हैं तो आयरन क्या करेगा, आयरन सॉलिड में है, पहली बात सॉलिड में है, हम गैसियस में हम सॉलिड डाल रहे हैं तो यहाँ पर अमोनिया को ये प्रोड्यूस करवा देगा। सो दैट इज द टू कैटालिस्ट। बात करते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, नॉट होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड फेज में होती है और दूसरी सब्सटेंस जो होती है उसको हम करते हैं डिस्पर्जन मीडियम। जो कोलाइड है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है। सिस्टम किस चीज का है? दो चीजों का है। एक जो चीज डिस्पर्स होती है उसको हम कहेंगे डिस्पर्स फेज, और जो दूसरी चीज होती है उसको हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम में हम डिस्पर्स फेज को डालेंगे क्योंकि वो बहुत फाइन पार्टिकल्स की होती है, डिस्पर्जन मीडियम। अब क्लासिफिकेशन का अगर किया जाए तो फिजिकल स्टेट पर जो डिस्पर्स फेज है, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलाइड का बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल इसके जेमस्टोन्स हो सकते हैं। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो गया तो ये सॉल्यूशन का काम करेगा, जैसे कि पेंट और सेल के फ्लूइड्स। अगर डिस्पर्स फेज फिर से सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो गया तो एरोसोल बनाएगा, स्मोक, ये डस्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर डिस्पर्स मीडियम अब लिक्विड हो गया, लिक्विड के साथ फिर से लिक्विड, तो ये बनेगा इमल्जेंस। इमल्जेंस वैसे तो इस साल के सिलेबस से रिलेटेड हो चुका है, बट इमल्जेंस को हम ऐसे कवर कर सकते हैं, मिल्क, हेयर एंड क्लींजर आर द इमल्जेंस। डिस्पर्स फेज फिर से लिक्विड है लेकिन अब डिस्पर्जन मीडियम चेंज हो चुका है, दैट इज सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड अगर कॉम्बिनेशन करवाएं तो जेल प्रोड्यूस होगा। चीज, बटर और जेली जैसे टाइप्स में ये यूज होगा। अगर हम लिक्विड फिर से लिक्विड के साथ अब गैस को ऐड कर दे तो लिक्विड गैस फिर से अब एरोसोल बनाएंगे। फॉग बटे एरोसोल अलग होगा, यहाँ पर फॉग, मिस्ट या क्लाउड प्रोड्यूस हो सकता है। अब गैस के साथ अगर सॉलिड को बनाए तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, पुमाई स्टोन या फिर फोम या फिर रबड़ बन जाएगी। गैस में अगर हम लिक्विड को डिस्पर्जन मीडियम रखते हैं तो फोम प्रोड्यूस होगी, यानी कि वो व्हिप्ड क्रीम के काम आएगा। अब यहाँ पर तो हमने देख लिया बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अब बेस्ड ऑन नेचर के बेस पर कोलाइड्स के दो टाइप्स बनते हैं। कोलाइड्स लायोफिलिक हो सकते हैं या लायोफोबिक हो सकते हैं। लायोफिलिक का मतलब कि जो लिक्विड को लव करते हो, लिक्विड के साथ अपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना अच्छा मानते हो। कोलाइडल सॉल्यूशन जो डायरेक्टली फॉर्म होते हैं बाय मिक्सिंग द लिक्विड जो डिस्पर्जन मीडियम में है, सब्सटेंस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च विद सुटेबल लिक्विड, जो लिक्विड है वो डिस्पर्जन मीडियम है तो उसको हम कहेंगे लायोफिलिक, नॉट फोबिक। फोबिक का मतलब पानी से हेट करने वाला, यहाँ पर पानी से लव करने वाला ये सॉल्यूशन है। ऑन इवेपोरेशन, अगर इवेपोरेशन करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और सिंपली रीमिक्स हो जाएंगे डिस्पर्जन मीडियम के साथ, और ये रिवर्सिबल सोल भी, मतलब सोल का ही रिवर्स भी हो सकता है। जिस तरीके से बने थे वो रिवर्स हो जाएंगे और इसको हम कहेंगे, ये कोएगुलेटेड फॉर्म में होते हैं, इनकी फ्रीज्ड, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीज्ड होते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं? लायोफोबिक कोलाइड्स वो होते हैं जो लिक्विड को हेट करते हैं, यानी कि सब्सटेंस जो मेटल है या उनके सल्फाइड्स हैं एक्सेट्रा जब मिक्स किए जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम में तो वो कोलाइड फॉर्म नहीं करते, इसी वजह से इनको कोलाइड सॉल्यूशन को लायोफोबिक सोल्स कहते हैं। और ये एज वेल एज इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ये बने ही नहीं तो ये रिवर्ट भी नहीं हो सकते। और इनकी जनरल कंपोजिशन होती है कि ये पीपीटी बनाते हैं, ये मिक्स नहीं होते, ये पीपीटी बनाते हैं। थर्ड टाइप है इसकी टाइप ऑफ पार्टिकल जो अब कोलाइडर्स के अंदर हैं, उस पर हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे। मल्टीमोलेकुलर कोलाइड्स में अगर हम डिसोल्यूशन पहले भी बताया था, डिसोल्यूशन अगर करते हैं
लार्ज नंबर ऑफ एटम और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस की, वो एग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि एक जगह पर कंबाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक बड़ा स्पीशीज बन जाएगा जो कोलाइडल रेंज का होगा। उसको हम कहेंगे मल्टी मोलैक्युलर कोलाइड्स, क्योंकि वहां पर एक पार्टिकल से नहीं, वहां पर मल्टी पार्टिकल से वो कोलाइडल बना है। मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स किसको कहेंगे? मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स उसको कहेंगे जो सोल्यूबल सॉल्वेंट्स होंगे, जो कि सॉल्यूशन बनाएंगे इन विच द साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में बी इन द कोलाइडल रेंज। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे सुटेबल सॉल्वेंट्स में वो सॉल्यूशन बनाएंगे जिस साइज होगा वो मैक्रोमोलिकुलर होगा, यानी कि कोलाइडल रेंज में होगा। अगर वो बनाते हैं तो वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स जाने जाते हैं। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स और वी कैन से मिसल्स, ये जो होते हैं कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लो कंसेंट्रेशन पे बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट हाई कंसेंट्रेशन अगर ले लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं इसको, तो ये कोलाइडल बिहेवियर को छोड़ देते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स कंबाइन कर जाते हैं, इस वजह से जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं वो फिर मिसल्स बना देते हैं, तो इनको हम कहेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्राफ्ट टेम्परेचर, टी के से हम इसको डिनोट करते हैं, और सी एम सी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो जो फॉर्मेशन होती है मिसल की, वो एक टेम्परेचर के अबव, एक टेम्परेचर उनको चाहिए जिसके अबव वो मिसल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन उनको चाहिए, इन पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए फॉर्मेशन के लिए, तो हम उसको कहेंगे क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC। सो दैट इज द यहाँ पर इसकी टाइपिंग खत्म होती है। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के ऊपर। सो देयर आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइड की अगर प्रिपरेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे? केमिकल मेथड है, इलेक्ट्रिकल डिस्टिंग्रेशन मेथड है, या ब्रेडिक्स आर्क मेथड है हमारे पास, एज वेल एज पेप्टाइजेशन मेथड भी हमारे पास है। सो 3 मेथड्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे किसी भी एक केमिकल रिएक्शन से जो लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल को बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस, जिसको हम क्लास 9th या क्लास 10th के स्टार्टिंग में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं कि डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कौन से होते हैं। सो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास AS2O3 प्लस 3O2 है, उसका डबल डिकम्पोजिशन होगा तो हमारे पास दोनों के दोनों ऐड होंगे इन AS2O3 प्लस 3H2O, जो कि बनने वाला है हमारे पास AS2 3O3 सॉल्यूशन बनने वाला है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन अगर करते हैं तो हमारे पास SO2 प्लस 2H2S ऑक्सीडेशन इसका होगा, तो ऑक्सीडेशन में 3S सॉल्यूशन में बन जाएगा और प्लस H2O रिमेनिंग रह जाएगा। अगर रिडक्शन की बात करें तो 2AuCl3 हमने लिया है प्लस 3HCHO लिया है और 3H2O लिया है। अगर रिडक्शन होता है तो 2Au का सोल बनेगा, कोलाइडल सोल बनेगा, प्लस 3HCOOH बनेगा, प्लस में 6HCl के कंपाउंड्स भी बनेंगे। अगर बात करें हाइड्रोलिसिस का तो FeCl3 प्लस 3H2O, तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो FeOH फेरस हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बनेगा और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड का एसिड बनेगा। अगर सेकेंड प्रिपरेशन की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिकल डिस्टिंग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करेगा डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। डिस्पर्जन भी होगी और कंडेंसेशन भी होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं या मेटल के पार्टिकल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर के जो पार्टिकल्स हैं वो यूज होंगे इस मेथड में, कैन बी प्रिपेयर्ड इस पार्टिकल, इस मेथड से उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो भी देखेंगे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ब्रेडिक आर्क मेथड, उनके ब्रेडिक्स आर्क कुछ आर्क की टाइप ये बनेगा। इस मेथड में जो इलेक्ट्रिकल आर्क है वो स्ट्रक है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल। जो मेटल इमर्ज है, जो मेटल इमर्ज है इलेक्ट्रिकल आर्क बनाएगा। ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो दो पार्ट निकल रहे हैं, और ये जो बड़ा वाला है वो आइस आर्क है, और जो छोटे वाला है उसमें, जो छोटे वाला है उसमें उसमें वाटर प्लस KOH है, डिस्पर्जन मीडियम है हमारे पास।
सो अगर ये डिस्पर्जन मीडियम है देन जो मेटल है वो इमर्स होगा, मेटल हम इमर्स करेंगे डिस्पर्जन मीडियम में। जो इंटेंस हीट जो प्रोड्यूस होगी मेटल की वजह से, जो प्रोड्यूस हुआ मेटल है वो वेपराइज, जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस है वो मेटल जो वेपराइज है उसकी वजह से वो इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी, फिर से वो ऊपर जाकर कंडेंस होगी, क्योंकि आइस डाल रखी है तो वो कंडेंस होगी और उसकी वजह से कोलाइडल के पार्टिकल्स जनरेट होंगे। थर्ड प्रोसेस इज इन्वॉल्व्स द पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, सो पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय शेकिंग इट विद अ डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिस्पर्जन मीडियम का प्रेजेंस होता है और स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है यहाँ पर उसको हम कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। और ये मेथड जनरली हम अप्लाई उसको करते हैं जिस अप्लाई उसी पे करते हैं अगर हमारा पीपीटी जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी पर ये अप्लाइड होता है। अब आती है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर नहीं होते इसलिए हम उसको प्योरीफाई करना पड़ता है और वो 3 टाइप से प्योरीफाई होते हैं। जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू रिक्विसाइट मिनिमम अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन दैट इज नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब पहला पार्ट है डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं एक डिसॉल्व सब्सटेंस को फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन टू सुटेबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं एक डिसॉल्व सब्सटेंस को जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है बाय एडिंग अ सुटेबल मेम्ब्रेन। जो सुटेबल मेम्ब्रेन अगर ऐड कर दें तो वो ओनली दैट अलाउ ओनली सुटेबल पार्टिकल्स टू पास आउट फ्रॉम इट और वो प्योरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्ट पार्टिकल्स हैं ये एक बॉटल में बंद है और जहाँ पर ये पार्ट है वहाँ पर एक टाइप पे एनोड है एक टाइप पे कैथोड है और जो ये बॉटल है डायलिसिंग मेम्ब्रेन है और जो आउटलेट है वहाँ से हमारा वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट निकलने वाला है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस में केवल और केवल क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स अंदर होंगे यानी कि सोल पार्टिकल्स होंगे और डायलिसिंग मेम्ब्रेन अंदर होगा और बाहर होगा वाटर में ये हम इसको बॉटल को डालेंगे एंड देन द वाटर प्लस क्रिस्टलाइड जो हमारा बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस में यहाँ पर सिर्फ एनोड और कैथोड जुड़ जाता है और बाकी प्रोसेस जो है सेम रहता है, क्योंकि वो प्रोसेस धीरे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से एनोड कैथोड लगाने से तो हमारे पास ये प्रोसेस जल्दी से हो जाएगा और जो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है वो बाहर आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट। दैट्स इट। अब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सोल्यूबल सॉल्वेंट जो प्रेजेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन में। इसमें भी स्पेशली हम प्रिपेयर्ड फिल्टर को यूज करते हैं जो परमेबल हैं, ओनली कुछ पार्टिकल्स को वो अलाउ करते हैं पास आउट होने से और कुछ को नहीं अलाउ करते हैं अपने में से पास आउट होने के लिए। सो दैट इज द प्योरिफिकेशन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो बड़े एग्रीगेट्स बनाते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में वो कंपेरेबली स्मॉल होते हैं और अपने आप को जोड़ जोड़ के वो बड़ा पार्टिकल्स बना लेते हैं। सो जो वैल्यूज आती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वो स्मॉल ऑर्डर की आती हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसकी वैल्यूज उसकी कंसंट्रेशन अलग होती है और जो ये वैल्यूज आएंगी ये बहुत छोटी आएंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्लास 10th में हमने कवर किया है। जब होमोजेनियस सॉल्यूशन को हम प्लेस करते हैं डार्क में और ऑब्जर्व करते हैं जहां से लाइट की डायरेक्शन आ रही है तो वहां पर हमें क्लियरली कुछ पार्टिकल्स it is observed from a direction at right angle in the direction of light beam it appears perfectly dark हमें दिखती है जहां से लाइट आ रही है। So this effect was first observed by Faraday and later डिटेल में इसको स्टडी किया टिंडल नहीं, इसी वजह से इसको टिंडल इफेक्ट का नाम
दे दिया गया। और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर कर देते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। अब कलर, कलर एक प्रॉपर्टी है। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है वो कैसी है? दैट्स इट। वेवलेंथ डिपेंड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी पर, scattered by particles. The wavelength of light further depends on the size. साइज क्या है और नेचर कैसा है पार्टिकल्स का। जो कलर है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो चेंज भी होगा, क्योंकि जो मैनर है, जो जिस मैनर में ऑब्जर्वर उस लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगल चेंज है। एंगल चेंज पर लाइट की स्कैटरिंग बढ़ेगी या घटेगी, तो स्कैटरिंग होगी, ज़्यादा कम होगी, और इसी वजह से कलर का कुछ अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल सकते हैं। देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर या ऐसे लगेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसी वजह से उसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मूवमेंट। फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, दैट चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स। कोलाइडल सॉल्यूशन जो ऑलवेज हर बारी कैरी करते हैं एक इलेक्ट्रिकल चार्ज। नेचर सबका सेम होता है बट चार्ज वो कैरी करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज सोल्स क्या होते हैं? जो हाइड्रेटेड मेटल्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि Al2O3.XH2O हाइड्रेटेड जिसमें वाटर होता है, तो वो कहते हैं पॉजिटिव। इससे हम बेसिक डाइस्टफ यानी कि मिथाइल सॉल्यूशन बना सकते हैं। हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल है। ऑक्साइड्स जो है वो एग्जांपल है, या फिर TiO2 का सॉल्यूशन इसका एक एग्जांपल है। नेगेटिव चार्ज सोल जो मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मेटालिक सल्फाइड्स जैसे कि AS2, S3, SB2, S3, CdS सोल, इसके एग्जांपल्स हैं। एसिड डाइस्टफ एग्जांपल, क्विजिन, कॉन्गोरेट, सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल एक्सेट्रा इसका एग्जांपल है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अपोजिट चार्ज की वजह से हुआ है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। समथिंग नोट करने की वजह से है, बट ज़्यादा उसमें घुसना नहीं चाहिए। अब सिक्स प्रॉपर्टी है, फाइनल प्रॉपर्टी नहीं थी, सिक्स प्रॉपर्टी है फाइनल हमारी प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो चार्ज का एक्सटेंशन है कोलाइडल पार्टिकल से, वो कंफर्म्ड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट से। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है अक्रॉस टू प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हम डिप कर रहे हैं अब कोलाइडल सॉल्यूशन में। सो कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम पार्टिकल्स डिप करते हैं, देन द कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं मूव टुगेदर वन और अदर इलेक्ट्रॉड के पास चले जाते हैं। और जो मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज द मूवमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं। Another property, that is electroosmosis, an important property. When electrophoresis movement particles को अगर prevent करना है suitable means से, then it is observed that dispersion medium begins to move in an electric field. जो इलेक्ट्रिक मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन में मूव करा दें, सो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट है उसको हम प्रिवेंट करवा सकते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। कोएगुलेशन और पीपीटी अगर एक हम देखें तो पीपीटी हमें पता है, लेकिन कोएगुलेशन क्या होती है? जो स्टेबिलिटी होती है लायोफोबिक सोल्स की, किसकी वजह से होती है? क्योंकि चार्ज प्रेजेंट है कोलाइडल पार्टिकल्स में। अगर वो चार्ज हम रिमूव कर दें और जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के और फॉर्म कर देंगे एग्रीगेट्स, यानी कि कंबाइन हो जाएंगे और सेटल डाउन कर जाएंगे, बिकॉज फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से, तो सेटल डाउन कर जाएंगे, तो दैट इज नोन एज कोएगुलेशन कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ तक तो हमारी थ्योरी थी, बाकी एक हमारा हार्डी शेड्यूल रूल है। ये कहता है कि अगर हमारे पास ग्रेटर द वैलेंसी, जितनी वैलेंसी एक्टिव आयन की वैलेंसी अगर ज़्यादा है, तो वो ग्रेटर उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर।
और जो मेथड है कोएगुलेशन के वो भी हम कवर करते हैं, लेकिन वो इतने ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से हम जो प्रोटेक्टिव पावर है, जो प्रोसेस है जो प्रोटेक्ट करता है लायोफिलिक कोलाइड को फ्रॉम बीइंग अ पीपीटी बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू एडिशन ऑफ सेम लायोफिलिक कोलाइड इज नोन एज प्रोटेक्शन। और जो प्रोटेक्शन पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गोल्ड नंबर के। बाकी इस चैप्टर में अभी हमें कुछ ज़्यादा और नहीं करना है इसके अलावा। सो दैट्स द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। आई होप you all will understand the topics covered in this video as well as the whole chapter. So bye bye and thank you so much.